हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट डालेंगे और कैसे कैसे डालेंगे। तो जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो अफेक्ट डालेंगी फोटोसिंथेसिस पर। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मित्रों? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, और हम देखेंगे टेम्परेचर भी अफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस। हमने देखा कि कैसे अफेक्ट डाल रहा है। देखा ना आपने, टेम्परेचर ज्यादा हो गया था तो C3 प्लांट में फोटो एस्पिरेशन स्टार्ट हो गया था, तो अफेक्ट डाल रहा है टेम्परेचर। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स जो हैं, वाटर, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा लाइट, और चौथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये चार फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, वन बाय वन लेते हैं सबको। तो पहला आ गया मित्रों वाटर। मित्रों एक चीज और समझिए, फैक्टर्स स्टार्ट करने से पहले एक साहब हैं जिनका नाम है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन, इन्होंने एक लॉ दिया, तो उस लॉ को हम कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ। ब्लैकमैन्स लॉ। अब ये लॉ क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। दोबारा सुनिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, या पेस ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब कि रिएक्शन की स्पीड या रेट क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप कितने टाइम में हो रहा है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन के मान लीजिए 10 स्टेप्स हैं, तो अगर 10 स्टेप्स में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, 9 स्टेप हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, विद इन मिनट्स में हो गए, लेकिन उनमें उस रिएक्शन में एक स्टेप ऐसा है जो 1 घंटे टाइम लगाता है। तो ये बताइए, क्या वो रिएक्शन जिसके 10 स्टेप हैं और 9 स्टेप 1 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेप ऐसा है जो 1 घंटा टाइम लेता है, तो उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है। अब स्लो स्टेप डिटरमाइन करेगा ना रिएक्शन का, तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 घंटा ही लगेगा। क्यों? जो स्टेप जल्दी होके बैठ गए, बैठ जाओ। स्लो स्टेप तो 1 घंटे में हो रहा है और रिएक्शन को कंप्लीट होने में फिर 1 घंटा लगेगा। बात समझ में आई आपके? सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं छोटा सा। मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर लगाई, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पर 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, 4 मंजिल की मान लेते हैं, 4 मंजिल की एक बिल्डिंग बननी है। ठीक है, काम चल रहा है। तो जो काम करती है लेबर ऐसे करती है ना, वो अपना खड़ा होने के लिए बना लेते हैं, जाली सी लगा लेते हैं जिस पर खड़े होकर काम होता है, और लेबर नीचे से सामान पकड़ाती रहती है, और जो होता है चुनाई करने वाला मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो अपना चुनाई करता रहता है, ऊपर सामान जाता रहता है थ्रू लेबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उस 4 मंजिल मकान को बनाने के लिए
जो लेबर खड़ी थी वो टोटल 5 बंदे हैं, जो नीचे से एक सामान पकड़ा रहा है, एक पकड़ के फिर आगे देता है, फिर वो आगे देता है और फाइनल में जाता है जो चिनाई कर रहा है उस मिस्त्री को सामान। अब ये बताइए उन 5 में स्लोएस्ट स्टेप किसका है? स्लोएस्ट स्टेप है जो फाइनल में जो चिनाई कर रहा है, जो मकान को चिनाई कर रहा है मिस्त्री, मसाले को यूज़ करके ईंटें लगा रहा है, देख रहा है जो दीवार है वो सीधी है या नहीं है, उसको काफ़ी कुछ चेक करना होता है, तो वो स्लोएस्ट स्टेप है। अब ये बताइए अगर चारों बंदे अपने काम को बहुत फास्टली करें तो क्या ओवरऑल जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो फास्ट होगा? नहीं होगा। वो उसी रफ्तार से होगा जिस रफ्तार से उस कंस्ट्रक्शन में स्लोएस्ट स्टेप हो रहा है। बॉटम लाइन ये है, चिनाई करने वाला जो बैठा है ऊपर, अगर वो मान लीजिए ऐसा है 4 ईंटें लगाई, फिर बीड़ी पीने बैठ गया, फिर 4, 5, 10 ईंटें लगाई, अब चाय चाहिए, चाय लाइए, तो नीचे वाले कितने फास्ट काम करते रहो, नीचे वाले फटाफट ईंटें पकड़ा रहे हैं, मसाला पकड़ा रहे हैं, पकड़ाते रहो। कंस्ट्रक्शन का काम तो वो कर रहा है मेन। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, चाहे भले ही उस रिएक्शन में कितने भी स्टेप हो और कितने भी स्टेप कितने भी जल्दी हो रहे हो, इट डजंट मैटर। सबसे स्लोएस्ट वाला स्टेप कितने टाइम में हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड इस बात पर डिपेंड करेगी। तो ये लॉ था ब्लैकमैन्स साहब का, जिसको कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर्स, ये लॉ दिया ब्लैकमैन साहब ने, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो मित्रों समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आ जाते हैं वाटर वाले कंसेप्ट पर। मित्रों वाटर का देखिए क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू रूट्स फ्रॉम सॉइल। लेकिन वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। वाटर तो इतना एब्जॉर्ब करता है प्लांट, मतलब जितना भी एब्जॉर्ब करता है ना, जो भी एब्जॉर्ब्ड वाटर है, एब्जॉर्ब्ड वाटर की मैं बात कर रहा हूं, एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट्स, जो भी एब्जॉर्ब्ड वाटर है प्लांट्स के द्वारा किया जा रहा है, उसका केवल कितना 1% वाटर ही यूज करता है प्लांट, केवल 1%। तो बाकी का क्या, बाकी का क्या करेगा मित्रों? बाकी का केवल वो लॉस करता है थ्रू ट्रांसपीरेशन। एब्जॉर्ब किया बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, बाकी का वेस्ट कर दिया, केवल 1% यूज किया फोटोसिंथेसिस में, बाकी सब खर्च किया ट्रांसपीरेशन में। और मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांसपीरेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड विद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करना है तो ट्रांसपीरेशन भी होगा, पानी भाप बनकर बाहर निकल जाएगा, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बात आती है यहां ट्रांसपीरेशन रेशो क्या है, हम ये देखेंगे। ट्रांसपीरेशन रेशो, ट्रांसपायरेशन रेशो। तो मित्रों ट्रांसपीरेशन रेशो होता है द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स लॉस्ट पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड। मतलब बॉटम लाइन ये है कि ये हो गया, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जो आए। ट्रांसपीरेशन रेशो की अगर बात करें, ट्रांसपायरेशन रेशो, रेशो क्या है?
द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द अमाउंट of water molecules in grams, in grams, in grams lost through transpiration, through transpiration, transpiration upon 1 gram of CO2 fixed, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ग्राम्स, इन ग्राम्स लॉस्ट, ये जी 1 ग्राम ऑफ CO2 फिक्स्ड, मतलब ट्रांसपिरेशन रेशियो होगा कि 1 ग्राम CO2 को फिक्स करने में, या बोलिए आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने में प्लांट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस करता है, यह कहलाता है ट्रांसपिरेशन रेशियो। द अमाउंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन अपॉन 1 ग्राम ऑफ CO2 फिक्स्ड, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन रेशियो। मतलब ट्रांसपिरेशन रेशो एक फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखा रहा है, किस किस के बीच में, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेशो शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इसमें दोनों बातें हो रही हैं, ट्रांसपिरेशन की भी बातें हो रही हैं और CO2 फिक्सेशन की भी बातें हो रही हैं, जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट बना रहा है वो। तो मित्रों हम देखेंगे C3 प्लांट में कुछ अलग है, C4 में अलग है, कैम में अलग है। तो C3 प्लांट में अगर हम देखें, C3 प्लांट्स का हम देखें, C3 प्लांट्स पानी को बड़ा खर्च करते हैं, बड़े खर्चीले होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फिक्स करने के लिए। और जो अमाउंट होती है ये होती है मित्रों इनकी बताएं तो C3 में 400 to 500 ग्राम्स, ये ऐसे लिखते हैं टू 1, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फिक्सेशन के लिए, या आप बोलिए 1 ग्राम CO2 फिक्सेशन के लिए 400 से 500 ग्राम वाटर का लॉस करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। C4 प्लांट्स के अंदर हम देखें तो C4 प्लांट्स करते हैं मित्रों 150 200 to 300 200 to 301 ये करते हैं C4 प्लांट्स। कैम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कैम प्लांट्स जो करते हैं वो करते हैं मित्रों 100 to 150:1 इतने ग्राम का लॉस करते हैं कैम प्लांट्स। मतलब बॉटम लाइन ये है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो किसका है, वो C3 प्लांट्स का है। C3 प्लांट्स सबसे ज़्यादा खर्चीले हैं वाटर के केस में, वाटर को सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं C3 प्लांट्स। C4 उनसे कम, कैम सबसे ज़्यादा। तो अगर इसको दिखाएं हम खर्चीले एक्सपेंडिचर किसका सबसे ज़्यादा है तो C3 का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद C4 का, उसके बाद कैम का। कैम का तो बहुत कम है, आप देख रहे हैं ना 100 से लेकर 150 ग्राम्स तक है पर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। तो ये है मित्रों ट्रांसपिरेशन रेशो। अब बात ये आती है कि जी ट्रांसपिरेशन जो इतना ज़्यादा है
उसका कारण क्या है, क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि एक चीज तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ट्रांसपीरेशन रेशो सब में ज्यादा आ रहा है, पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है CO2 1 ग्राम CO2 फिक्सेशन के लिए। क्यों? तो उसके कुछ और भी कारण है मित्रों। क्या कारण है? देखिए जी, सीधी सी बात है, जो लीफ के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला मित्रों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका? वाटर का। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहला पॉइंट तो यही है, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर इज मच हायर देन CO2। अब जिसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, वो ज्यादा मूव करेगा। CO2 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है तो वो कम मूव करती है एटमॉस्फेयर टू लीफ, लेकिन लीफ के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा मूव करता है। एक तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होने का रीजन ये है। दूसरा रीजन मित्रों ये है ट्रांसपीरेशन जो ज्यादा हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो लाइटर होता है कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जाहिर सी बात है, अगर वाटर मॉलिक्यूल हल्का है कार्बन डाइऑक्साइड से तो इजीली निकल जाएगा, इजीली उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, वेपोरेट होकर अपना निकल जाएगा खुले आसमान में लीफ से। ट्रांसपीरेशन ज्यादा होने का एक ये कारण है। और मित्रों एक कारण क्या है जो ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, समझिए। लीफ के अंदर, लीफ की ये एपिडर्मिस हो गई जिस पे स्टोमेटा लगा हुआ है। अब वाटर मॉलिक्यूल लीफ से निकल गया। अब देखिए आप, स्टोमेटा जब ओपन है तो वाटर मॉलिक्यूल लीफ से निकल गया, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल के लिए रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बस एक लेयर को क्रॉस करना है, एपिडर्मिस को क्रॉस करना है लीफ की को, और फिर उसके बाद खुले आसमान में। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को मित्रों लीफ के अंदर आना, मीजोफिल सेल में, मान लीजिए मैं मीजोफिल सेल बना देता हूं, मीजोफिल सेल में आना, एक तो मीजोफिल सेल की मेम्ब्रेन, मीजोफिल सेल की मेम्ब्रेन, मीजोफिल सेल मेम्ब्रेन, और मित्रों 2, क्योंकि मीजोफिल सेल में चली गई कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिक्सेशन का काम तो कहां होगा? फिक्सेशन का काम तो क्लोरोप्लास्ट में होगा ना, और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसका मतलब 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब बॉटम लाइन ये हुई कि CO2 को 3 लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, मतलब फिक्सेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को 3 लेयर क्रॉस करनी पड़ेंगी, तब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। लेकिन वाटर को केवल रास्ते में एक रुकावट है, केवल एक लेयर की रुकावट है, एपिडर्मिस जो है, और लीफ से निकल गया उसके बाद खुले आसमान में। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन इज मच हायर देन द CO2 फिक्सेशन। क्योंकि हमने देखा तीनों में ही, चाहे वो C3 प्लांट है, चाहे वो C4 प्लांट है, चाहे वो केम प्लांट्स है, तीनों प्लांट्स के अंदर विद डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जिन्होंने किए हैं अपने अंदर, उनके अंदर ट्रांसपीरेशन रेशो ज्यादा है कंपैरेटिव टू CO2 फिक्सेशन। उसका कारण ये 3 रीजंस भी हैं। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद एक फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अब देखिए टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है मित्रों टेम्परेचर।
टेम्परेचर कैसे अफेक्ट डालता है। तो मित्रों मैंने आपको बताया था अपनी जो पहले वीडियो हो चुकी है लास्ट वीडियोस में कि टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस पर बड़ा अफेक्ट डालता है। जैसे हमने देखा कि C3 प्लांट्स क्या है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो हाई टेम्परेचर में C3 प्लांट्स में एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी कि जो ऑक्सीजन है हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा उसका वो डिसॉल्व रह सकती है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की कंपैरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी साइड पर मिलेगी ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजनेशन कर देगा, मतलब वो रूबिस को फोटो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देगा। और फोटो रेस्पिरेशन अगर करना स्टार्ट कर दिया तो ये आपको बताया क्या होगा, फिर ग्लाइकोलेट बनेगा। ग्लाइकोलेट के लिए ग्लाइकोलेट को बनाने के लिए फिर ख़त्म करने के लिए ग्लाइकोलेट को, क्योंकि वो डेड एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलेट पाथवे चलाना पड़ेगा। और ग्लाइकोलेट पाथवे चलाए तो अब प्लांट को खुद एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा बनाने की बजाय, और प्लांट की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो टेम्परेचर भी बहुत अफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पर। तो मित्रों हम देखेंगे जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स की अगर बात करें, C3 प्लांट्स ये ग्रो कर सकते हैं, कंफर्टेबली ग्रो कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। C4 प्लांट्स की अगर बात करें, C4 प्लांट्स की बात करें तो C4 प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस तक C4 प्लांट्स कंफर्टेबली ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैम प्लांट्स की अगर बात करें तो कैम प्लांट्स हम देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस तक ये कंफर्टेबली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद तो फिर इन्हें भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने देखा टेम्परेचर तीनों प्लांट्स का, तीनों टाइप्स के प्लांट्स का हम बोलेंगे, एक C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट्स अलग अलग है, अलग अलग रेंज पर ग्रो कर सकते हैं कंफर्टेबली। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट डालता है, ठीक है ना। अब मित्रों टेम्परेचर, एक चीज समझिए टेम्परेचर के लिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, और नेट के एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, नो डाउट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। टेम्परेचर से क्वेश्चन बनाता है जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा नेट के पेपर में जो आएंगे। तो एक चीज़ है बोवन रेशो। बोवन रेशो ये क्या है मित्रों? बोवन रेशो होता है सेंसिबल हीट लॉस, सेंसिबल हीट लॉस अपॉन हीट लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन, हीट लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। अब देखिए, मान लेते हैं मित्रों कोई लीफ है, एक लीफ है, ये मैंने एक लीफ बना दी। अब देखिए ये मैंने लीफ बनाई मित्रों कोई, अब होता क्या है, हीट लॉस दो तरह से होता है लीफ्स के सरफेस से। एक तो होता है सेंसिबल हीट लॉस और एक होता है हीट लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। मतलब जो ट्रांसपीरेशन होता है ना प्लांट्स में, जैसा कि हमने देखा कि ट्रांसपीरेशन कॉम्प्रोमाइज्ड विद फोटोसिंथेसिस, और ट्रांसपीरेशन भी बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से प्लांट वाटर को जो लॉस कर रहा है वाटर का, उससे प्लांट ठंडा रहता है हाई टेम्परेचर में। जैसे हमें पसीना आता है, एनिमल्स में स्वेटिंग होती है, जो स्वेटिंग हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, स्वेटिंग जो प्रोसेस है, तो वैसे ही ट्रांसपीरेशन पौधे को ठंडा रखता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर।
इसलिए ट्रांसपिरेशन भी होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन एक सक्शन फोर्स भी जनरेट करता है जिससे कि जो वाटर है वो फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स तक जाता है प्लांट्स के। तो वो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, वो बाद में डिस्कस करते हैं कैसे करता है वो। अभी यहाँ समझिए सेंसिबल हीट लॉस क्या है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू कैसे हीट का लॉस होता है। अब देखिए मित्रों, जब रेज पड़ती हैं लीफ पर, सन की लाइट पड़ रही है, टेम्परेचर लीफ का बढ़ गया, तो जब लीफ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मित्रों हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर में, बाहर एटमॉस्फेयर में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जब वो ठंडी हवा लीफ के सरफेस से टच करते हुए निकलती है तो वो अपने साथ लीफ का कुछ टेम्परेचर ले जाती है। मतलब हीट से, लीफ सरफेस से कुछ हीट को वो हवा लेकर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन कब होगा? जब लीफ का टेम्परेचर, जो सराउंडिंग विंड है, सराउंडिंग वाइंड जो है, हवा जो है, अगर इसका टेम्परेचर ग्रेटर है लीफ के टेम्परेचर से, तब जब ये हवा चलेगी तो जैसे ही ये हवा लीफ के सरफेस से टच होकर जाएगी तो लीफ से कुछ हीट को चुरा ले जाएगी, कुछ हीट को अपने साथ ले जाएगी और इस तरह से लीफ का सरफेस ठंडा होगा। इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन, ये कहलाएगा कन्वेक्शन। सेंसिबल हीट लॉस बोले तो कन्वेक्शन, सेंसिबल हीट लॉस, हीट लॉस ये होता है मित्रों कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। एक तो ये है, एक है मित्रों थ्रू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी हीट का लॉस होता है लीफ सरफेस से। कैसे? अगर लीफ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वाटर वेपोराइज होंगे, और जब वाटर वेपोराइज होंगे, वाटर का वेपोराइजेशन हो जाएगा तो वो वेपर लीफ से एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो वेपर है जो लीफ से निकला वो भी तो अपने साथ हीट लेकर गए, गर्म होकर गया ना। तो जब गर्म होकर एटमॉस्फेयर में चला गया वो वेपर, तो वो लीफ की हीट को एटमॉस्फेयर में ले गया, वो वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से भी हीट का लॉस हुआ। किससे? लीफ से हीट का लॉस हुआ थ्रू ट्रांसपीरेशन। और हमने देखा सेंसिबल हीट लॉस भी कैसे होता है, ये थ्रू विंड होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। लेकिन लीफ का टेम्परेचर विंड के कंपैरेटिव टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ये लॉस सेंसिबल हीट लॉस तब होता है। अब बात ये आती है यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता कैसे है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के अंदर तीनों में अरेंजमेंट अगर करें ऑन द बेसिस ऑफ बोवन रेशो, तो किसका बोवन रेशो ज्यादा है और किसका बोवन रेशो सबसे कम है, ये समझिए। और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा नेट के एग्जाम में, बोवन रेशो से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर। तो एक तो बात सिंपल सी है कि ज्यादा रेशो उसमें आएगा जिसमें सेंसिबल हीट लॉस ज्यादा हो रहा हो और ट्रांसपीरेशन के थ्रू हीट का लॉस कम हो रहा हो। पहले तो अपने दिमाग में ये बात बैठाइए कि बोवन रेशो उस प्लांट में ज्यादा होगा जिसके अंदर सेंसिबल हीट लॉस ज्यादा हो कंपैरेटिव टू ट्रांसपीरेशन रेशो। मतलब ट्रांसपीरेशन रेशो नहीं, ट्रांसपीरेशन कम हो उस प्लांट में और सेंसिबल हीट लॉस ज्यादा हो, तब तो बोवन रेशो ज्यादा रहेगा। क्योंकि भैया ये अमाउंट ज्यादा होगी, ये कम होगी, तभी तो रेशो ज्यादा आएगा। ये तो सिंपल सी बात है यार, इसमें इतने दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। और कम किस में होगा? जब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो कंपैरेटिव टू अपर वैल्यूज, सेंसिबल हीट लॉस कम हो रहा हो और ट्रांसपीरेशन के थ्रू हीट का लॉस ज्यादा हो रहा हो, तब बोवन रेशो आएगा कम।
अब ये बताइए, इनका अरेंजमेंट अगर मैं करना चाहूं तो सबसे ज्यादा बोवन रेशो किसका है? सबसे ज्यादा बोवन रेशो उसका होगा जिसमें ट्रांसपीरेशन रेशो ज्यादा होगा या ट्रांसपीरेशन रेशो कम होगा, ये बताइए। तो किसका ज्यादा होगा बोवन रेशो? जिसमें ट्रांसपीरेशन सबसे कम हो रहा हो, जिसमें कम हो रहा है ट्रांसपीरेशन रेशो, उसका बोवन रेशो ज्यादा होगा। मतलब कैम प्लांट्स जो होंगे उनका बोवन रेशो सबसे ज्यादा होगा। इनसे कम किसका होगा? C4 प्लांट्स का। और इससे कम किसका होगा? C3 प्लांट्स का। तो ये आप सीक्वेंस जरूर याद रखें। ये है बेस्ड ऑन बोवन रेशो, बेस्ड ऑन बोवन रेशो ये जो आया। अब वो पूछे आपसे एग्जामिनर कि सबसे ज्यादा प्लांट का खर्चीला, वाटर खर्चीला, वाटर एक्सपेंडिचर किस में ज्यादा हो रहा है, इसका सीक्वेंस बताइए आप। तो वाटर एक्सपेंडिचर की अगर बात कर रहे, बेस्ड ऑन वाटर एक्सपेंडिचर, बेस्ड ऑन वाटर एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करें हम और उसका सीक्वेंस बनाना हो तो सबसे खर्चीले प्लांट्स कौन से हैं वाटर के? सबसे खर्चा करता है C3, क्योंकि भैया जिसमें ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है वो सबसे ज़्यादा खर्चीला है वाटर का, जिसमें कम है वो कम होगा। तो इसका रेशो आ जाए, ये सीक्वेंस आ जाएगा मित्रों, C3 फिर C4 और फिर कैम प्लांट्स। लिखाया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था वाटर में। तो मित्रों यहां से क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में, ठीक है ना। नीट में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता बोवन रेशो को लेकर, नीट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आते। नेट के एग्जाम में आएंगे, MSc एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, PhD एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, गेट में आएंगे, इन सब में हायर जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें आते हैं बोवन रेशो से क्वेश्चंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछेगा ये क्वेश्चन जरूर। तो आपने देखा बोवन रेशो सबसे ज्यादा किसका था? कैम प्लांट का, क्योंकि कैम प्लांट हैं जो वो हाई टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है, थिक क्यूटिकल है, थिक लीफ है, ठीक है ना, और स्कोटो एक्टिव हैं, अपने स्टोमेटा भी वो रात को ओपन करते हैं कैम प्लांट्स। तो ट्रांसपीरेशन तो बहुत कम होगा, ना के बराबर ही होगा ट्रांसपीरेशन, ना के बराबर जैसे मैंने दिखाया ना 100 to 150 ग्राम्स होता है 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, होगा तो वहां भी लेकिन कम होगा। तो बोवन रेशो वहां पर अगर कम है, ट्रांसपीरेशन रेशो कम है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो हीट का लॉस हो रहा है वो केवल और केवल सेंसिबल हीट लॉस हो रहा है। तो उस केस में जो बोवन रेशो आएगा वो कैम प्लांट का ज्यादा होगा, ठीक है। और उससे कम फिर किसका होगा? C4 प्लांट्स का। उससे कम किसका होगा? उससे कम होगा फिर C3 का। क्यों? क्योंकि C3 में तो ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ हम देखेंगे C3 प्लांट्स में, क्योंकि हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, वहाँ देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा है, थोड़ा बहुत सेंसेबल हीट लॉस होता है वहाँ, कि जो हवा चल रही है वो लीफ से जो हीट का लॉस कर रही है लीफ सरफेस से, वो तो बहुत मामूली होगा। ज़्यादातर हीट का लॉस तो थ्रू ट्रांसपीरेशन है C3 प्लांट्स के अंदर। तो जाहिर सी बात है बोवन रेशो C3 प्लांट्स का सबसे कम होना है। मित्रों उम्मीद है समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छे से। बाकी जो फैक्टर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियोस में। देखते हैं 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी या एक में ही दोनों हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ
समझ में आया? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें आप, आपके डाउट्स को ज़रूर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।